अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, कश्मीर पाकिस्तान की शरग है और कश्मीर का मसला पाकिस्तान बनने के साथ ही चलता आ रहा है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर में कश्मीर की ज़ाती हैसियत, खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के लिए कानून पास करवाया, जो राज्यसभा में पेश करने से पहले ही उसने सदारती हुक्मनामे के ज़रिए मंजूर करवा लिया था और सिर्फ एक डमी कानून को राज्यसभा में पेश किया गया जिसको वहाँ से मंजूर करवाया गया। कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया और यूनियन टेरिटरीज़ में इसको तकसीम किया गया, जिसके 2 हिस्से किए गए। एक का नाम लद्दाख रखा गया, दूसरे को मकबूजा जम्मू कश्मीर का नाम दिया गया। खैर, मकबूजा हम कहते हैं, वो इसको जम्मू कश्मीर का नाम देते हैं। अब नाज़रीन, बात यह है कि 5 अगस्त का दिन, इसको 2 साल गुजर गए हैं। जब भी 5 अगस्त आती है तो पिछले साल भी यही हुआ कि हमने रैली निकाली। रैली निकालने के साथ साथ हमने 1 मिनट की खामोशी की। 1 मिनट की खामोशी करने के साथ साथ हमने 1 मिनट के लिए ट्रैफिक को भी बंद रखा। आज जब रैली हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसमें शिरकत की, आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, उसके साथ साथ शेख रशीद साहब भी, वज़ीर दाखिला जो हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या सिर्फ रैलियां निकालना काफ़ी है? क्या सिर्फ 1 मिनट की खामोशी करना काफ़ी है? क्या ट्रैफिक को बंद कर देना काफ़ी है? क्या जो कश्मीर कमेटी हमने बनाई है वो कश्मीर के हक के लिए इतनी भी बात नहीं कर सकती कि कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाई जाए? क्या यूएनओ में हम एहसन तरीके से अपनी करारदादों को पेश नहीं कर सकते? क्या सिर्फ हम तकरीरें करने के लिए रह गए हैं? क्या कश्मीरी सिर्फ हमारी तकरीरें सुनने के लिए रह गए हैं? जो कश्मीर में भारत करता आ रहा है, आलमी बरादरी को कौन सुनवाएगा? यही सवाल आज मेरे स्टूडियोज में हमने सहाफ़ियों को मदऊ किया है, तज्ज़ियाकारों को मदऊ किया है। हमारी कोशिश ये थी कि इनसे पूछा जाए, क्योंकि ये लिखते हैं अखबारात में, ये आते हैं टीवीज़ पे, यही बात करते हैं, तो इनसे जानते हैं आखिर क्या मामला है। आपकी ऐवान बाला सुनते हैं तो ज़रा हमें भी सुनाइए, उन तक बात पहुँचाइए कि आया कि किस तरह से कश्मीर का मसला हल होगा। शहबाज मियाँ साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, इनको वेलकम करते हैं। ज़मीर फाकी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मुनीबुल हक साहब, इनको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है। मुनीब साहब, आपसे ही शुरू करूंगा। इंट्रो में आपने सुना कि 1 मिनट की खामोशी, 1 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद, फिर तमाम बड़े वज़रा बशमूल सदर मुमलिकत के निकल गए सड़कों पे। ये काफ़ी है सर? बहुत शुक्रिया उमर, आपने बड़े सुलगते हुए मसाइल पर ये सेमिनार करवाया। देखिए, नरेंद्र धर्मोदास मोदी, पूरा नाम है मोदी का, ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी कश्मीर पर, आज उसका 731वां दिन है जी। और 731 दिन से कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन है और ये दुनिया का सबसे तवील तरीन लॉकडाउन है। थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको बता देता हूँ कि लेजिस्लेशन हुई कैसे। देखिए, लेजिस्लेशन का एक तरीकाकार होता है कि आप जिस वक्त लेजिस्लेशन करते हैं और किसी मुतनाज़ इलाके के बारे में फैसला करते हैं तो सबसे पहले आप उस इलाके की असेंबली से पूछते हैं। जो जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उससे बिल्कुल इस बारे में कोई इत्तेमाद में नहीं लिया गया, कोई नहीं पूछा गया। मोदी को पता था कि उनकी लोकसभा जिस कौमी असेंबली, उनकी थम्पिंग मेजॉरिटी है। उन्होंने उसके बलबूते पर उस पर सदर साहब को इत्तेमाद में लेकर, अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेकर, जो 272 की अक्सरियत थी उनके पास सादा, उन्होंने इसको मंजूर करवाया। यही काम उन्होंने राज्यसभा में किया। असेंबली वही थी जिनको ये खुद लाए हुए थे। देखिए, वो तो खैर बात की बात, लेकिन मैं आपको उनका SOP बता रहा हूँ। जब आप असेंबली से मंजूर करवाते हैं, सबसे पहले आप मकबूजा कश्मीर की असेंबली से पूछना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं पूछा। अच्छा, अब ये मजे की बात मैं बताऊँ, पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट ये बहुत कम हुई है कि जब जिस वक्त सब कुछ हो रहा था तो ये बिल मंजूर किस वक्त किया गया? ये बिल रात को 2 बजे मंजूर किया गया। बिल्कुल ठीक। इस बिल पर कोई बहस नहीं की गई। जब एक बिल हाउस में आता है, उस पर बहस होती है, उस पर मुतअद्दिद एडजर्नमेंट होती है, इल्तवा होती है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आते हैं, नुक्ता इतराज आते हैं, बहस मुबासा होता है। इस पर कोई बहस मुबासा नहीं किया गया। ना कांग्रेस को, अपोजिशन चीखती रह गई कि भाई इस पर आप हमें बात करने दें, ये बिल है क्या, किसी को नहीं बताया गया। अच्छा, जिस वक्त ये बिल मंजूर हो गया, इसको नाम दिया गया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट 2020। अच्छा, जब ये बिल मंजूर हो गया, मंजूर होने के बाद उन्होंने क्या किया, 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट किया, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2। जो जम्मू कश्मीर होगा उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और उसको जो लद्दाख होगा उसकी असेंबली नहीं होगी। नए कानून के तहत इन दोनों को लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए चलाया जाना था, जो कि मतहत था होम मिनिस्ट्री के तहत, होम मिनिस्ट्री। अच्छा, अब हुआ ये कि इन 2 सालों में उन्होंने किया क्या? 18 लाख, मैंने अभी चेक किया है सुबह, 18 लाख नॉन कश्मीरीज को उन्होंने डोमिसाइल दे दिया मकबूजा कश्मीर में रहने। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इन्होंने खत्म किया 35A और 370, उसमें लिखा है 35A ये कहता है कि कोई नॉन कश्मीरी, कोई नॉन हिंदू जो है वो नहीं हो सकता, नहीं खरीद सकता, ना वो एलिनेट कर सकता है।
जब ये बिल मंजूर हुआ है, ये कानून बना है, वो 35A अबॉलिश हो गया, 370 अबॉलिश हो गया। अब तक उम्र 18 लाख नॉन कश्मीरियों को जो है वो डोमिसाइल दिए जा चुके हैं। उनकी तादाद थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, 4,97,238 अफराद को डोमिसाइल कश्मीर डिवीजन में यानी वादी में, जबकि 13,56,643 अफराद को जम्मू डिवीजन में डोमिसाइल फ्रांक किए गए। अच्छा, अब इसके बाद अगला मरला क्या है? 24 जून को एक कॉन्फ्रेंस करवाई है मोदी ने, जिसमें सारे कश्मीर लीडर को बुलाया, लेकिन किसी हुर्रियत लीडर को नहीं बुलाया गया। अच्छा, अब आप देखिए उन्होंने उनको क्या कहा। मोदी ने उनको कहा कि जनाब हम कश्मीर में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं नई हल्का बंदियों के तहत। अब आप मुझे बताइए कि अगर 20 लाख 18 लाख नए वोटर्स आ जाएंगे तो क्या वो पुराने सियासतदानों को वोट डालेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि जनाब हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अब होगा ये कि वो इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाने के बाद मकबूजा कश्मीर असेंबली से इसको मंजूर कराएंगे और उसको पाकिस्तान को कहेंगे छुट्टी करो। एक बोगस रेफरेंडम करवाएंगे, उस बोगस रेफरेंडम के तहत ये कहेंगे कि मकबूजा कश्मीर के लोग जो है वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान का ये मुतालबा ये खत्म हो गया। आपने शुरू में ही बात की थी, देखिए इसको तरीकाकार ये है कि इसको रोका इस तरह जा सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये मामला इस वक्त पेंडिंग है। जब कोई मामला अदालत में पेंडिंग होता है तो उसके बारे में कोई फैसला ऑन ग्राउंड नहीं हो सकता। अब 50 एप्लीकेशन जो है वो मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है पड़ी है मुख्तलिफ फरीक़ान की, ये एक पेंडोरा बॉक्स है। अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला जो है वो ज़ेर समाअत है, दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड ये हो रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कोई उम्मीद रखी जा सकती है कि वो कश्मीरियों को इंसाफ कराएंगे? शहबाज साहब की तरफ चलते हैं। आखिरी बात मैं आऊंगा आपकी तरफ, शहबाज साहब की तरफ चलते हैं। शहबाज साहब मुझे ये बताइएगा, जिस तरह मुनीब साहब कह रहे थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कोई उम्मीद रखी जा सकती है? आप इस पर क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया उमर। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो माजी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी, जो सेकुलर इंडिया की आखिरी उम्मीद थी, वहाँ की अक़लियतों की, मिनॉरिटीज़ की, वहाँ की जो रियासतें हैं या जो रियासती अमल दखल है वहाँ पे, उस हवाले से जो केसेस जाते थे तो बड़ी हद तक वहाँ पे लोगों की सुनवाई होती थी, कम्युनिटीज़ की सुनवाई होती थी। लेकिन अब पेंडिंग है और ये मामला जो है बीजेपी का, जिसका मुनीब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि स्टेट लेवल पे है, तो अब वहाँ पे देखना होगा क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो मुनीब ने बताई कि वहाँ पे जो उन्होंने कर दिया और उसके बाद फिर जो रिएक्शन आता है पूरी सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स और सारी जो लेफ्ट की जमातें हैं, वहाँ पे कितने बड़े धरने देती हैं और कितने बड़े एहतजाज होते हैं, आप ये भी देखते रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, हम पाकिस्तान पे अभी बाद में आते हैं, ये इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ कि जो एक मोदी सरकार जो 70 साल 65 साल का जो एक इंडियन सेकुलरिज्म का प्रचारक था और उनका आइन भी सेकुलर था, जो और उसके बाद जो 1956 में जो खसूसी हैसियत दी गई थी मकबूजा वादी की, उसको खत्म करने के बाद जो इंडिया का चेहरा खुद से मस्क हो चुका है। ये गुफ्तगू हम यहाँ पे लाहौर में बैठ के जो कर रहे हैं, ये दिल्ली में भी हो रही है, अमृतसर में भी हो रही है, बेंगलोर के अंदर भी हो रही है। अमल नहीं हो रहा। ये ना होने की वजह क्या है सर? ये बड़ी वजह है कि क्यों हो रही है। पिछले 7 साल से जब मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने सोशल फैब्रिक वहां पे तबाह कर दिया है। और जो अमन की बात कर रहे हैं, दोनों ममालिक के बाद अमन की बात देखें, अमन के बात करें तो उसमें बदकिस्मती है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इत्मीनान की जो एक फ़ज़ा बनाने में जो काम किया जाता है, वो उसके बाद कोई ऐसा वाक़या होता रहा है जिसके बाद वो सारा इत्मीनान ज़मीन बोस हो जाता था। ठीक है, वो एक तवील हिस्ट्री है। अगर आप 89 से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के से स्टार्ट हो जाएंगे, जब सार कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होती है, राजीव गांधी आती है, तो उसके बाद उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया जाता है इस मुल्क की, तो वो फिर एक लंबी हिस्ट्री है। उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है 98 में जो वाजपेयी लाहौर आते हैं, लॉर्ड डिक्लेरेशन होता है और उसके बाद फिर कारगिल हो जाता है। उसके बाद फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बहुत करीब पहुंच जाते हैं आप मसाइल के हल में। जो सार्क, जो देखें दुनिया में जो तरक्की करते हैं वो खित्ते तरक्की करते हैं, रीजन्स तरक्की करते हैं, अकेले मुल्क नहीं करते। तो सार्क आज तक गैर फाल जो है वो उसकी वजह भी यही है। अब परवेज मुशर्रफ दौर में आप करीब पहुंचता है तो उसके बाद लॉयड्स मूवमेंट का आगाज यहाँ पे हो जाता है, तो आप खत्म हो जाती है वो सारी आपके। उसके बाद फिर 26 सितंबर हो जाता है, एक बड़ा वाक़या इंडिया के लिए होता है। ये एक तसलसल है, पीपल्स पार्टी के दौर में होता है। उसके बाद फिर जो क्या कहते हैं मियां नवाज शरीफ का दौर था, उसमें भी इंडिया में ये वाक़यात होते हैं। तो वो एक लंबी तारीख है। लेकिन आज जो आपके प्रेसिडेंट हैं सदर अलवी, वो कहते हैं कि जब तक खसूसी हैसियत का जो आर्टिकल है उसको तब्दील किया है वो वापस नहीं लिया जाता,
इंडिया के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इंडिया के साथ तो ये बड़ी अहम बात है उमर समझने वाली कि पाकिस्तानी स्टेट इस वक्त कहती है कि हमने इंडिया के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। ठीक है, ये डिबेटेबल पॉइंट है कि क्या इंडिया और मोदी सरकार जो है वो खसूसी हैसियत वापस लेने जा रहे हैं। वो नहीं लेने जा रहे तो आप तो उनके साथ फिर टेबल पे नहीं बैठना चाहते, तो फिर कैसे मसला हल होगा? ठीक है ज़मीर साहब, चले आप ज़मीर साहब बात करें, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया वो भी उस पर बात। ज़मीर साहब, बात आपने शहबाज मियां साहब की भी सुनी है, वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान बात करना चाह रहा है लेकिन इन बुनियादों पर बात करेगा जब तक वो आर्टिकल 370A और 35A वाला फैसला वापस लेंगे। इंडिया की जो बोगस है ना वो बारहा सामने आता है, इन्हें खुल के सामने आ जाता है। कश्मीर प्रीमियर लीग हम करवाने लगे हैं, उन्होंने ऐलान बोला है फॉरेन प्लेयर्स को कि अगर आप लोग वहां पर खेलने जाएंगे तो हम अपने मुल्क में आपको नहीं आने देंगे। आलमी इदारों को, आलमी अदालत को, ICC को, किसी भी फोरम पे ये चीज नजर नहीं आती। जब बुग़्ज़ पाकिस्तान में भारत इस तरह का बयान देता है, इसी चीज को बेस बनाकर क्या हम अपना केस आगे प्रेजेंट नहीं कर सकते कि भारत अल्लाह हमारे बारे में ये बोलता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है ना, वो इस वक्त बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हमने सबसे बेहतरीन खारजा का वजीर लगाया सर पिछली हुकूमत से, छीन के लिया हमने कद के हवाले से। नहीं जी, वो छलांग किया, हमने छीन के लिया कि उससे बेस्ट हमारे पास था ही नहीं। मतलब उसमें यह कि सबसे पहले तो ये कि आपकी खारजा पॉलिसी जो है ना, इस वक्त बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आप अपना जो केस है उसे उस तरह से आप 5 मिनट खड़े हो जाएं, 10 मिनट खड़े हो जाएं, 1 मिनट खड़े हो जाएं, आपके खड़े होने से दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है, या भारत को क्या फ़र्क पड़ता है, या किसी और को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर उस खड़े होने से फ़र्क पड़ता है तो हम सारे 2-2 घंटे खड़े हो जाते हैं। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप बात कर रहे हैं, मियाँ साहब ने बड़ी डिटेल मतलब इस पर बात की, मुनीब साहब ने बड़ी डिटेल बात की, अमन की बात कर रहे हैं आप, उनसे कह रहे हैं कि जी वो उसका स्टेटस वापस ले। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जब तक वो ये वापस नहीं लेंगे 5 अगस्त वाला इक़दाम, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अलवी साहब भी यही कहते हैं, और फिर उसके बाद उनके सारे जितने नौरतन हैं वो भी यही बयान देते हैं। आप ये बताइए कि दुनिया भर में वो कौन से ममालिक हैं जो मुज़ाकरात के बगैर किसी मामले को आगे लेकर चले हों? जंगों के दौरान मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। आप जर्मन को देख लें, आप चाइना, कोरिया, ताइवान को देख लें, आप जापान को देख लें जिसे बर्बाद कर दिया था अमेरिका ने। ठीक है, जापान को आप देख लें जिसे बर्बाद कर दिया था अमेरिका ने, वो तो सबसे बड़ा उनका दुश्मन था। लेकिन आज अमेरिका सबसे, यानी अगर जापान की तरफ कोई उंगली उठाए तो अमेरिका उसकी उंगली काटने के लिए 12-15 साल बाद तालिबान से भी तो मुज़ाकरात करने ही पड़ेंगे ना। 20 साल बाद। ये मैं उमर ये बात करना चाह रहा था कि जो आपकी इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज ये फिर एक मरतबा सुन के कि हम नहीं करेंगे। क्या आपने 32 मिनट टोटल उमर जो है, आधा घंटा आपको याद होगा जुम्मे के रोज हम खड़े हुए थे 2019 में, पूरी कौम बाहर निकली थी, आधा घंटा वो हो गया एक, और उस वक्त से समझा जा रहा था प्राइम मिनिस्टर के बयान से शायद हर जुम्मे के जुम्मे आधा घंटा खड़े होना है, तो पता चला नहीं, एक ही जुम्मा काफी था। फिर 1 साल बाद 1 मिनट के लिए आपने खामोशी इख्तियार की थी 20 में, और आज 21 में आपने 1 और मिनट जो है आपका कौम का आपने कश्मीरियों के नाम किया, यानी 32 मिनट आपने दे दिए 2 साल के अंदर। आप कहते हैं कि याद करें 3 माह पहले कि कैबिनेट में मामला गया था ट्रेड का, चीनी के लेन देन का, याद है आपको? तो इसका क्या मतलब था कि बिहाइंड द सीन 6 माह से पाकिस्तान और भारत किसी लेवल पे एंगेज थे, कोई मुज़ाकरात हो रहे थे, कुछ चीजें तय हुई थी, ठीक है, और उसके बाद वो CSC से मंजूर होने के बाद, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मंजूर होने के बाद कैबिनेट में जाता है तो अचानक फैसला होता है कि हम नहीं करेंगे जब तक कश्मीर फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते, आप यहीं रुक जाएंगे। समीर साहब, आपने वो बात सुनी थी जब किसी वेबसाइट पे आई थी वज़ीर आज़म की तरफ से कि मामले खत्म करते हैं, लद्दाख हमें दे दें, दूसरा हिसाब रख लें? अच्छा, नहीं, पहली बात ये बात नहीं होगी। इमरान खान साहब सोल्यूशन सर आप सबने सुनी होगी ना, तो ये उनकी कैपेसिटी है, उनका ज्योग्राफिया ऐसा ही है। दूसरी बात एक कि आज से 2 साल पहले जब ये वकूआ हुआ, भारत ने ये 370 उसकी जो मतलब 5 अगस्त को उसने ये स्टेटस चेंज किया, आपके पास आपके मुल्क में इतनी ज़्यादा वो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आप काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया की आप खबर रखते हैं, आपको ये पता ही नहीं चला कि वहाँ ये होने जा रहा है, और जब हो जाता है तो उसके बाद आप एक वावेला शुरू कर देते हैं। बात ये है कि आप लोगों को सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ अपनी गलतियां भी तस्लीम करनी पड़ेंगी। अगर आप अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करते, आप सिर्फ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये कब तक ऐसा चलेगा? आपके अपने मुल्क में मतलब जब भी बात की इन्होंने कि जी वहाँ पर उन्होंने मकबूजा कश्मीर में
18,000 बताए अपना 18 आप वोट चेंज करने के लिए कराची में आधे पंजाबी आपने वहां पे घुसेड़ दिए। ये कश्मीरियों की जो आजाद कश्मीर की 12 सीटें हैं वो पाकिस्तान के अंदर किस लिए इस्तेमाल होती हैं? उमर एक मिनट आपने अगर देखें, अगर आपने मामलात की तरफ जाना है, उमर के हल करने की तरफ जाना है, अगर सर, मतलब वहां पे मोदी साहब का यानी वो जो मोदी है ना, उसका ये कहना था कि मैं आया इसलिए हूं कि मैंने कश्मीर को जो है वो उसका मसला हल करना है। जिस तरह से इमरान खान साहब करप्शन का उन्होंने नारा लगाया था ना, तो उसी के ऊपर वो भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। तो ये दोनों एक तरह की इंतहा पसंदियां हैं। इन दोनों इंतहा पसंदियों से आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं हम किसी ना किसी जी। उमर मैं आपको बताता चलूं, 2014 में जब मोदी पहली दफा आए थे तो ये दोनों मेरे कोलीग्स हैं, आपस में हम सब एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते। 2014 में मोदी ने ये वादा किया था कि उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, इलेक्शन प्रोग्राम है कि वो कश्मीर का मसला हल करेंगे। अब ये कोई नई बात नहीं है, एटलीस्ट, और ये मैं गुजारिश करूं, जिस वक्त ये वाकया हुआ तो मैंने रिसर्च की थी तो पता ये लगा कि इंडिया के जो यूनियन होम मिनिस्टर थे अरुण जेटली, पिछले साल उनकी डेथ हो गई 2 साल पहले, ये सारा बिल उन्होंने ड्राफ्ट किया था। देखिए बिल जो होता है वो एक दिन में ड्राफ्ट नहीं होता, ये इसको हफ्ते लगते हैं। उनकी टीम होगी, सुप्रीम कोर्ट के कच्चे वकील थे, 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। अच्छा, पाकिस्तान की एम्बेसी क्या कर रही थी वहां पर? पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैची है जो कि इससे मामला के इंचार्ज होता है, वो क्यों चुप रहा? प्रेस अटैची किस मर्ज की दबाते? हुकूमत पाकिस्तान की 26 सीक्रेट सर्विस जिसका इन्होंने जिक्र किया, वो यहाँ वो कहाँ क्या कर रही थी? देखिए, जिस वक्त ये बिल टेबल हो रहा था, वो राब्ते कर रहे थे, तो हमारी इंटेलिजेंस को बताना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान क्या साजिश खेलने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, 5 अगस्त को इकदाम हुआ है, 1 अगस्त को अमरनाथ यात्रा हो रही थी। अमरनाथ यात्रा मकबूजा कश्मीर का सबसे बड़ा एक मजहबी त्यौहार होता है, और ये सदियों, गालबन 150 साल से ज्यादा अरसे से हो रहा है। ये पहला मौका है कि इस दफा नहीं हुआ। क्यों? कि वो नहीं चाहते कि बाहर से लोग आए और वो आके वादी की सूरत हाल देखें। मैं फिर ये कहूंगा, जितने मैकियावेलियन टैक्टिक्स थे, जितने चांकिया टैक्टिक्स थे जो कि बुक में मौजूद हैं और जो नहीं भी हैं, वो मोदी ने कश्मीरियों पर खेल दिए हैं। वक्त जरूरत है समर की है, सबसे पहले आप लॉकडाउन खत्म करवाएं। अगर अच्छा अब ये मसला इंटरनेशनलाइज हो गया है, देखिए लद्दाख की जो जंग हुई है वो भी इसी मसले पर हुई है। जिस वक्त अगर ये ना होता, 26 मई डेट तय थी जो उन्होंने शहर रेशम पर हमले की करनी थी इंडिया ने, बीच में जब चाइना ने इंटरसेप्ट किया तो वो सारा मामला जो है वो धरे का धरा। चाइना का और अपने हमसाया ममालिक हैं, चाइना जरूर बताइए कि इस मसले को हल करने के लिए अब हमारे हमसाए क्या? देखिए, चाइना चीन का कश्मीर का 16% हिस्सा जो है वो चाइना के पास है। ठीक है। उस इलाके को कहते हैं अक्साई चैन। अक्साई चैन इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख, लेकिन चाइनीज आर वेरी स्मार्ट पीपल। उन्होंने अपने सबसे जो हसास सूबा है ज़ेनजियांग, उसके मतहत उसको किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था 63 में बॉर्डर एग्रीमेंट, तो उसमें ये तय था कि जिस वक्त कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो पाकिस्तान ने जो टेरिटरी चाइना को दी है इस पर दोबारा निगोसिएशंस होगी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान और इंडिया का मामला जो है कश्मीर पर सेटल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ने जो 1400 मील का एरिया दिया था जो कि इस वक्त शामिल है उसमें चाइना के पास अक्साई चैन में, तो वो मैटर जो है वो अभी जूम खत्म है। देखिए, मामला सिर्फ ये है कि आप चीन के ताबन से सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं और सलामती काउंसिल को कहें कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये मामला सेटल नहीं होता, हिंदुस्तान को मना किया जाए कि वो ऑन ग्राउंड किसी किस्म की कोई सवाल ले लें। शिवाज साहब, सवाल ये है कि 16% हिस्सा जिस तरह उन्होंने बताया कि चाइना के पास है, तो केस हम खुद क्यों प्रेजेंट करते हैं जाके? हम चाइना को क्यों नहीं साथ में लाते कि यूएनओ में चलो हमारे साथ जाके हमारा साथ दो, हमारे हक में बोलो, हमारे साथ जिस तरह से हम तकरीर करते हैं उसी तरह से तकरीर करो। एक काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो सुपर पावर बनने के करीब है, बल्कि क्लेम करता है कि हम हैं, तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वो सुपर पावर भी बनने जा रहा है, और अमेरिका की तरफ से बड़ा क्लियर है कि अब कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है दोबारा। तो वो कोल्ड वॉर जो है वो किसके खिलाफ है? कोई साउथ कोरिया के खिलाफ थोड़ी है, वो यकीनन चाइना के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक। आपने जो कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए, मोनीब साहब ने भी कहा, तो याद होगा 2019 में हम गए भी थे, ठीक है, और वहां पे चाइना की बदौलत ही ये मसला एक मरतबा फिर जो है उठाया गया था, और सिर्फ एक मसले की उठाने की हद तक था। आपने तकरीर बहुत अच्छी की जी, ठीक है। और उसके बाद अब बात यह है कि सिर्फ इंडिया क्या हमारा हमसाया दुश्मन रह गया है एक, बाकी हमसायों से हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे। अभी रिसेंट जो आपके वजीर खारजा और DGISI जो गए हैं चाइना, तो वहां पे आपके जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोहित यूसुफ साहब, वो क्यों तशरीफ नहीं ले गए?
ये एक अहम सवाल है। क्यों नहीं लेके गए कि उनको वहां पे चाइना में पसंद नहीं किया जाता। उनको कहा जाता है कि वो अमेरिकन लॉबी के हिस्सा है और सी पाक के खिलाफ है, और चाइना ने कहा मेहरबानी इनको साथ मत लाइएगा। इस लेवल के आज आपके साथ चाइना के ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको यहाँ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने है, ठीक है। दो हो गए। तीसरा मुल्क आपका ईरान है। ईरान के साथ भी जितनी आपके बना के रखी हुई है वो भी सबके सामने है। वो गैस पाइपलाइन मंसूबा कहां पे खड़ा है, वो जो है वो जाहिदान बॉर्डर तक आ चुका है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। तो आपको सिर्फ एक इंडिया के हमसाये की करते रहे, जितनी ट्रोलिंग कर सकते हैं कर ले, बाकी 3 हमसायों को क्या करना है, आपने किया क्या है। आप पिछले 5 साल मियां नवाज शरीफ के दौर के देखे, 4 साल कोई आपका जो है फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, ठीक है। और उसके बाद अब जो फॉरेन मिनिस्टर लगाए हैं ये बड़ी गुफ्तगू अच्छी करते हैं, लच्छेदार किस्म की मुंह घुमाते हैं, ठीक है। वो उनको माशाल्लाह इस तरह का बड़ा एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू बड़ा अच्छा देते हैं, तस्वीरें बड़ी अच्छी बना लेते हैं, गुफ्तगू वो जी वो मीठी गोलियां बहुत अच्छी देते हैं आप जुबान में अगर कहें तो। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान अपना सच बेच नहीं सकता, इंडिया अपना झूठ बेचना उसको आता है, ये बात आप माने। आपका आज दुनिया में, हम दुनिया की बात करते हैं, उठाए मसला उठाए, आपको दुनिया में हैसियत क्या दी जा रही है, आपका मकाम क्या है आलमी बरादरी में, आपकी किस कदर रिस्पेक्ट की जा रही है, आपकी जो लीडरशिप है उन पे कितना एतमाद है दुनिया को, कितना यूरोपीय यूनियन आप पे एतमाद करती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ज़मीर साहब से पूछ लेता हूँ। ज़मीर साहब, मुझे अब ये बताएं कि मसले का हल क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्या ताअबद ये मसला इसी तरह से रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी इक़दाम हमने उठाए हैं, वो खा हम एक टांग पे खड़े हों या 2 पे खड़े हों, या उनके लिए जितनी भी हमने वादे, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है ना, वो मकबूजा कश्मीर वादी के लोगों को हुआ। ये जो फरमा रहे हैं ना कि जितने दिन से वहाँ लॉकडाउन है, उसकी वजह भी यही है कि ज़ाहिर बात है हमने एक शोर डाला, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाईं। अब आप कह रहे हैं कि जी इसका हल क्या होगा। इसका हल ज़ाहिर बात है कि आप दोनों मुल्क लड़ तो सकते नहीं हैं, अब जंगों का दौर भी नहीं है, ना जंग कर सकते हैं, ना जंग के मुतहम्मिल नहीं है, ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना वो कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। होना ये चाहिए था कि आपको अपने वफूद जो हैं, मतलब इमरान खान कहते हैं कि जी मैं सबसे बड़ा कश्मीर का एक वो नुमाइंदा भी हूँ, उसकी आवाज़ भी मैं उठा रहा हूँ, सब ये कहते हैं। तो अभी तक ये मुझे बताइए कि कितने मुल्कों में गए हैं ये कश्मीर के इशू को लेकर, वो तो जा ही नहीं रहे कहीं, बल्कि मुझे लगता है ऐसे कि जैसे कोई मुल्क उनको बुला भी नहीं रहा। वो तो आइसोलेट होकर बैठ गए हैं, अपने कमरे में बंद हैं, उन्हें बाहर का नहीं पता होगा, उन्हें यूरोपीय यूनियन के अंदर का नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, कितनी भारी अक्सरियत के साथ उनके साथ करारदाद पेश हो रही है, ये भी नहीं पता। अमेरिका में हो रहा है, पूरी दुनिया जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ है, ठीक है। अच्छा, अब ये कि जब तक आप दुनिया को अपना सच, जिस तरह से कह रहे हैं कि वो अपना झूठ बेचता है, आपका सच नहीं बिकता, उसकी वजह भी यही है कि आपके सारे के आपके वहाँ पे नुमाइंदे कोई नहीं है, आपका स्पोक्समैन कोई नहीं है, आपका बात करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो कोई रिश्तेदार है, वो सारी भर्तियां हैं, वो सारी नवाजने के लिए वो मान लेते हैं जी कश्मीर में बड़ा नशिस्त इस पर रखेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहस जिस तरह सरकारी सतह पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, मुझे लग रहा है हमारी भी बहस जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। शहबाज साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जिस खूबसूरती के साथ भारत अपना झूठ बेचता है, हम उस खूबसूरती के साथ अपना सच भी नहीं बेच सकते। तो नाज़रीन, कश्मीर का मसला आप सबके सामने है। आज के दिन भारत ने गैर कानूनी कब्जा किया, 370A को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, 18 लाख लोगों को कश्मीर में डोमिसाइल दिया गया। इस बात का पता होना चाहिए आलमी इदारों को और कश्मीर के मसले को हल होना चाहिए। शहबाज मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, मनीबुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़मीर फाकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, कुछ भी नहीं कहूँगा, फैसला आप पे छोड़ूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह कश्मीर के लोगों का भला करे, आपकी दुआएं उन्हें बचा सकती हैं। चेयरिंग क्रॉस लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पास।